बेंगलुरु और दिल्ली के बीच होने वाला आईपीएल 2026 का मैच नंबर 26 जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अपने होम ग्राउंड पर यानी कि बेंगलुरु के ही एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा, जहां पर ऑलरेडी 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें खास करके जो हमने पिछले मैच की पिच देखी उसने काफी अलग तरीके से रिएक्ट किया। सेकंड इनिंग के अंदर ड्यू भी आती दिखाई पड़े, लेकिन आज का ये जो मैच है वो चूंकि शाम को 3:30 बजे से खेला जाएगा, एक डबल हेडर के दिन, तो ड्यू के जो चांसेस बनते हैं सेकंड इनिंग के अंदर यानी कि जो ओस आती है उसके चांसेस तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से 18 अप्रैल 2026 को होने वाला ये जो मुकाबला है इन दोनों टीमों के बीच में, जिसके पहले अगर हम बात करें बेंगलुरु की टीम की, तो टोटल 5 मुकाबले खेल करके 4 मैचेस जीत करके पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है। जबकि वहीं पर दिल्ली की बात करें तो इनके साथ दिक्कत यह है कि 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीती तो जरूर है, लेकिन बाकी दोनों मुकाबले हारी है, और वो दोनों मुकाबले पिछले ही दोनों मुकाबले रहे हैं इनके बैक टू बैक, जिनको हार करके ये टीम यहां पर पहुंची है। और इस चिन्नास्वामी स्टेडियम के मैदान पर, जैसा मैंने को बताया, जहां पर कुल मिलाकर के 3 मुकाबले इसी सीजन में खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले मैच में एसआरएच को हरा करके आरसीबी ने 6 विकेट से उस मैच को जीता था 200 प्लस के स्कोर को चेज करते हुए। लेकिन वहीं पर दूसरे वाले मैच में आरसीबी ने पहले बैटिंग करी और इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कि उसके सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम वहां पर टिक नहीं पाई और वहां पर 43 रन से हरा दिया आरसीबी ने सीएसके की टीम को। जबकि जो लास्ट वाला मैच यहां पर खेला गया, वहां पर लखनऊ की टीम जब पहले बैटिंग करने उतरी तो पिच बहुत ही ज्यादा अलग देखने में लग रही थी। हालांकि थी तो लाल मिट्टी की ही, बाउंड्रीज तो यहां पर छोटी होती ही हैं, लेकिन पहले और दूसरे मैच में जो हमने देखा था कि पिच के ऊपर हल्की फुल्की ग्रास की लेयरिंग भी थी, ग्रीन ग्रास की लेयरिंग, जिसकी वजह से गेंद अच्छी खासी स्विंग कर रही थी, वो चीज हमको पिछले वाले मैच में देखने को मिली नहीं। पूरी तरह से अगर हम बात करें तो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि गंजी पिच थी, और वहां पर गेंद स्विंग होने की जगह पर 5वें 6ठे ओवर से ही बल्ले पर फंस करके आ रही थी। और इसी वजह से लखनऊ के सारे बैटर्स, जो कि वैसे भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, वो उतना रन बना ही नहीं पाए और 146 के स्कोर पर ऑल आउट हो गए। और उसके जवाब में सेकंड इनिंग के अंदर थोड़ी सी ओस आ गई और विकेट बैटिंग करने के लिए थोड़ी सी बेटर हो गई। जो बल्ले पर फंस करके गेंद आ रही थी, अब वो स्किड करके बल्ले पर आ रही थी, और उसकी वजह से आरसीबी को काफी आसानी भी हुई। उसके बावजूद उनके 149 के स्कोर पर 5 विकेटें गिरी। हालांकि बहुत पहले यह मैच उन्होंने वन साइडेड जीत लिया, और तीनों मैचेस में पावर प्ले की कंडीशन अगर आप देखें तो एक चीज कॉमन रही है कि पिच चाहे जो रही हो, पहली इनिंग का जो पावर प्ले रहा है सेकंड इनिंग के पावर प्ले के कंपैरिजन में खराब ही गया है जिस टीम ने भी पहले बैटिंग करी है। और यही एक रीजन भी यहां पर होता है कि चूंकि लाल मिट्टी की इस पिच पर शुरुआत में गेंद स्विंग करती है पहली इनिंग के दौरान, तो ज्यादातर टीमें यहां पर बैटिंग पहले करना ना पसंद ना करके सेकंड बैटिंग करना पसंद करती हैं। और रिजल्ट्स भी कुछ उसी तरीके से दिखाई पड़ते हैं कि पिछले 8 टी20 मैच में पिछले 3 में से तो 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती ही है, पिछले 8 में से भी 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और उन आखिरी 8 मैचेस में स्पिन को केवल 23 विकेटें मिली हैं, लेकिन पीएस को मिली है कुल मिलाकर के 74 विकेटें, पहली इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी लगभग बराबर। जबकि स्पिनर्स को ज्यादातर विकेटें पहली ही इनिंग के अंदर मिली हैं, स्पिनर सेकंड इनिंग के अंदर बिल्कुल गेम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जनरली ऐसा तभी होता है जब जो 7:30 बजे वाले मैचेस होते हैं उसमें चूंकि सेकंड इनिंग के अंदर हल्की फुल्की ओस आती है, गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, चूंकि आज ये 3:30 बजे का मैच है, तो उसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी तो ओस तो गेम से बाहर हो ही चुकी है। और साथ ही साथ जैसे रिजल्ट्स यहां पर निकलते हैं कि पहले बैटिंग करना कोई भी टीम प्रेफर करती नहीं, लेकिन आज जरूर ऐसा हो सकता है कि अगर यूज्ड पिच मिल गई तब तो कोई भी टीम टॉस जीत करके यहां पर पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी। फ्रेश पिच हुई तब जरूर वहां पर पहले फील्डिंग कर सकती है। तो कौन सी पिच मिलेगी आज के इस मैच में, फ्रेश पिच होगी या यूज्ड पिच होगी, और पिच चाहे जो मिले उस पर ग्रास की लेयरिंग है या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना, जो कि आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा टॉस के बाद। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, और उसके बेसिस पर जो मेरी अपनी फाइनल टीम आज के इस मैच की बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही आपको मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर जो लिंक दे रखा है, क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन करिए, और बाकी सारे फाइनल अपडेट्स के लिए तैयार रहिएगा टॉस होने के बाद। बाकी आगे बढ़ते हुए दिल्ली की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखे, जहां पर पिछले वाले मैच में इन्होंने नीतीश राणा को बाहर किया, समीर रिजवी को नंबर 3 पर लेकर के आए, लेकिन पहले 2 मैच में कमाल की पारियां खेलने के बाद अपनी टीम को जिताने के बाद पिछले दोनों मैचेस में फ्लॉप हो गए। बाकी ओपनर्स तो आपको पता ही है, अक्षर पटेल है, डेविड मिलर है, ट्रिस्टन स्टब्स है इनके पास। और उसके बाद देखें तो आशुतोष शर्मा भी पिछला मैच खेले थे। बाकी आकिब नबी को पहली बार मौका मिला, उसके बाद लुंगी एंगिडी, कुलदीप यादव, नटराजन और मुकेश कुमार भी लास्ट वाला मैच खेले थे। और इस पूरी टीम के बाद जो बेंच इनके पास अवेलेबल है वो आपके सामने है। और उसके अलावा जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई थी उसके नंबर्स अगर आप देखें तो आकिब नबी ने 2 ओवर करे थे और कुलदीप यादव ने भी 2 ओवर किए थे। हालांकि कुलदीप की गेंदों पर तो रन्स भी पड़े थे, लेकिन आकिब नबी ने ठीक ठाक ओवर्स कर दिए थे। हालांकि उसके बाद इनको बॉलिंग क्यों नहीं दिया इनकी टीम ने, वो तो वही टीम बता सकती है। बाकी मुकेश कुमार ने पूरे 4 ओवर किए, 1 पावर प्ले का, 1 मिडिल का, 2 ओवर डेथ का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डेथ में इनको लगातार मौके मिल रहे हैं बॉलिंग करने के। अक्षर पटेल ने मेजॉरिटी 1 ओवर पावर प्ले में, बाकी मिडिल में किया, पूरे 4 ओवर करते हो। बाकी नटराजन 5वां, 11वां, 15वां और 18वां यानी कि ये भी 2 ओवर लगभग डेथ में करते दिखाई पड़ेंगे। और डेथ ओवर का मतलब लास्ट के जो 6 ओवर होते हैं 15 से लेकर के 20 तक। बाकी एंगिडी भी 2 ओवर तो डेथ में किए ही, एक 13वां ओवर भी किया
और एक छठा ओवर भी। और जिस तरीके की बॉलिंग रिसेंट टाइम ये कर रहे हैं, कटर्स करते हैं, साथ ही साथ स्लोअर वंस करते हैं, जिसको पिक कर पाना बाकी जो बल्लेबाज सामने होते हैं उनके लिए आसान होता नहीं। तो फिलहाल अभी करंट टाइम में अगर हम बात करें ना, तो लुंगी एंगिडी बेस्ट बॉलर हैं, उस टाइप के बॉलर जो कि स्लोअर वंस करते हैं और सामने वाला बल्लेबाज उसको पकड़ पाता नहीं। हालांकि उसके बावजूद उनको विकेट उतनी मिली नहीं है, क्योंकि लाइन और लेंथ वो पिछले 2 मैचेस से उनकी थोड़ी सी हिली हुई है। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें दिल्ली के प्लेयर्स के, तो वो भी देख सकते हैं, जहां पर ना सिर्फ आपको करियर का पता चलेगा बल्कि उन्होंने इनिंग के हिसाब से क्या किया है अपने करियर में वो भी पता चल जाएगा। और उसके आगे आते हुए रीसेंट फॉर्म की तरफ बढ़ें, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि पिछले जो 4 मुकाबले इस टीम ने खेले, 2 जीते 2 हारे, उसमें इनके प्लेयर्स ने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं वो भी आपके सामने है। जिसमें आप देखेंगे कि केएल राहुल बीच में एक बान बरंगी पारी तो खेलने में कामयाब रहे, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छे टच में तो ये भी दिखाई पड़े नहीं है, लंबे स्कोर्स नहीं कर पा रहे। बाकी पतोम निशंका ये जरूर अलग ही खेल रहे हैं, पहले मैच में 1 रन, दूसरे मैच में 44 रन, लेकिन इसके लिए भी इन्होंने 30 गेंदें ले ली थी। लेकिन उसके बाद के जो 2 मुकाबले उन्होंने खेले, काफी बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ 41 और 41 रन की 2 पारी खेली, और एक्चुअल में कोई फॉर्म में दिखाई पड़ा है इस टीम में लास्ट के मैच तक तो वो पतोम निशंका ही रहे हैं। जबकि रिजवी के साथ भी वही दिक्कत रही कि पहले 2 मैचेस कमाल के खेले और उसके बाद ये स्पिनर्स पर फंस रहे हैं निश्चित तौर पर। और बाकी यहाँ पर बात करें अक्षर पटेल की, तो ये कुछ खास इंप्रेस कर नहीं पाए हैं अभी तक के 3 मैचेस में। एक तो इनका बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर नीचे होता है, बल्ले से तो बिल्कुल फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े हैं, बॉलिंग में भी इनकी पिटाई ही हुई है। हालांकि आज की इस पिच पर जहां पर थोड़ी बहुत गेंद अगर फंसेगी तो बहुत ही अच्छा यूटिलिटी ऑप्शन बन सकते हैं, तो इनको मैं जरूर प्रेफर करूंगा। हालांकि प्रेफर करने की बात करें तो केएल राहुल को भी आप मिस कर नहीं सकते। एक तो ये केएल राहुल हैं, वो सभी को पता है, बाकी अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, ओरिजिनल होम ग्राउंड पर कर्नाटक में जो बेंगलुरु का मैदान है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी डेविड मिलर भी और साथ ही साथ ट्रिस्टन स्टब्स भी लोअर ऑर्डर में काफी कमाल की पारियां खेल रहे हैं, और ट्रिस्टन स्टब्स ने तो पिछले मैच में 60 रन की पारी खेल दी थी। और बाकी आशुतोष शर्मा भी लास्ट वाले मैच में खेले, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। आकिब नबी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। बाकी कुलदीप यादव बिल्कुल फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर। पहले मैच में 2 विकेट जरूर लिया था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं चल रहे, और बीच में जो 1 विकेट इन्होंने गुजरात के खिलाफ लिया भी था, उसमें भी इनको एक शॉर्ट पिच गेंद जो कि थोड़ी सी नीचे रह गई थी बटलर की, वो विकेट इनको मिल गई थी किस्मत के भरोसे। बाकी उस गेंद पर छक्का ही जाना चाहिए था। बाकी एंगिडी ये जरूर बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, पिछले 2 मैचेस से मैंने देखा है कि इनकी लाइन और लेंथ, स्लोअर वंस तो अच्छी कर रहे हैं, लाइन और लेंथ इनकी काफी खराब चल रही है, और सामने के जो बैटर्स है वो इनको काफी संभल करके खेलते भी हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात भी पक्की तौर पर आप कह सकते हैं कि एक बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम की तरफ से कोई है तो वो एंगिडी ही होंगे। और बाकी नटराजन एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर इनको भी मैं प्रेफर करूंगा। हालांकि अभी तक 4 मैचेस में 4 ही विकेट हैं, लास्ट के 2 मैच में विकेटलेस गए हैं। लेकिन जैसी यहाँ की पिचेस होती हैं और सामने जो बेंगलुरु की टीम है, चूंकि उनके बैटर्स जो हैं टॉप ऑर्डर से लेकर के लोअर ऑर्डर तक बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी उतनी कंफर्टेबली वो खेलते नहीं, इस वजह से भी हमारे टीम में बनेंगे। बाकी हालांकि आपके पास मुकेश कुमार का भी ऑप्शन है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आकिब नबी का भी ऑप्शन है, और मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स जैसा भी 2 बेहतरीन बैटिंग ऑप्शन है। इनको भी आप रोटेट करके अपनी अलग अलग टीमों में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में केएल राहुल, निशंका, अक्षर पटेल के साथ साथ एंगिडी और नटराजन ही मेरे हिसाब से बेस्ट 5 ऑप्शन हैं दिल्ली की तरफ से, खास करके जिनको आपको टीम में लेके जाना है। बाकी ज्यादा आपको सोचना विचारना है नहीं, चलने को तो निशंका भी बहुत ही कमाल के फॉर्म में है, माफ करिएगा रिजवी भी बहुत ही कमाल के फॉर्म में, खास करके पहले 2 मैचेस में, लेकिन पिछले 2 मैच में नहीं चले, तो वो सारी बातें भी निश्चित तौर पर काफी बड़ी वैल्यू करती हैं। लेकिन वही केएल राहुल, निशंका, अक्षर पटेल और लंगी एंगेडी और नटराजन ही मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होंगे जिनको आपको लेकर के जाना है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़ों में भी आकर के चेक करें तो निशंका तो कभी खेले नहीं आरसीबी के खिलाफ, लेकिन केएल राहुल के 16 मैच में बैटिंग एवरेज 64 का है, रिजवी 1 मैच खेले हैं, बैटिंग इनकी आई नहीं थी। अक्षर पटेल के आंकड़े भी आपके सामने हैं, काफी अच्छे आंकड़े हैं बेसिकली, बैटिंग बॉलिंग दोनों को अगर आप मिला दें। मिलर और साथ ही साथ स्टब्स में भी बढ़िया खेला है आरसीबी के खिलाफ। बाकी आशुतोष शर्मा के 2 मैच में केवल 10 रन है, कुलदीप के 13 मैच में केवल 10 विकेट हैं, बॉलिंग में नटराजन के 2 मैच में 3 विकेट हैं, एंगिडी की 1 मैच में 1 विकेट है, 2 मैच में 2 विकेट मुकेश कुमार के हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट आजकल कर रहे हैं कि इनिंग वाइज जो है ये हेड टू हेड का क्यों अपडेटेड नहीं है, तो इसका रीजन है कि वेबसाइट्स जहां पर से नंबर्स निकलते हैं बेसिकली वो काफी हद तक अभी फिलहाल हैंग चल रहे हैं, सर्वर्स उसके डाउन है, तो वो नंबर्स निकल नहीं पा रहे। तो आपको मैं गलत नंबर्स वहां पर रख करके दूं, इससे अच्छा है कि आपको सही सही जो अवेलेबल है वही प्रोवाइड करवाऊं। एक्चुअली उसका कोई खास वैल्यू होता नहीं, अगर आपने पिच रिपोर्ट ध्यान से देख लिया जो आपको मैं पीछे बता चुका हूं ना, इससे बेहतर पिच रिपोर्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, उसको अप्लाई करके, और आपको मैं बताता भी हूं कि कौन सा बैटर या बॉलर किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग में लेकर के जाना है जरूरत पड़ने पर, तो उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो मोर देन इनफ है, वो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन फिर भी जब अवेलेबल होगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। और ये भी ध्यान रखिए केवल हेड टू हेड के आंकड़ों में ही ये लोचा है, बाकी अगर आप देखें तो वेन्यू के नंबर्स में आपको इनिंग वाइज इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसमें कुछ चीजें ये भी होती है कि जैसे 2 मैच है समीर रिजवी के, इस मैदान पर 38 रन है, अब इसमें क्या ही आप नंबर देखेंगे इनिंग की बेसिस पर, सैंपल साइज ही बहुत छोटा है, सैंपल साइज का भी एक अपना वैल्यू होता है। जैसे 8-10 मैचेस कम से कम प्लेयर खेले हो, 2-2 मैचेस
इसके भी नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन उसका कोई खास वैल्यू बनता नहीं। और बाकी वेन्यू के आंकड़े तो आप देख ही रहे, केएल राहुल यहाँ पर भी काफ़ी शानदार खेले अपने होम ग्राउंड पर। यहीं पर देखें तो अक्षर पटेल के आंकड़े भी काफ़ी ठीक ठाक हैं। यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स ने ठीक ठाक काम किया है। आकिब नबी यहीं पर सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में 4 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं, और इसके अलावा कुलदीप के 7 मैच केवल 8 विकेट है। एंगिडी यहाँ पर बढ़िया खेले हैं, 2 मैच में 5 विकेट के साथ, लेकिन नटराजन और मुकेश कुमार के आंकड़े उतने बेहतर है नहीं। विप्रेस निगम के नंबर यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, और बेंच के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी भी नंबर आप जरूर देख करके रखिए। और बाकी आगे आते हुए प्लेयर बैटल देखें तो जो डीसी के बैटर्स है वो जब आरसीबी के बॉलर्स को फेस करते हैं तो केएल राहुल भुवनेश्वर कुमार पर एक बार आउट हो चुके हैं, 2 बार एक्चुअली 109 रन बना करके 99 गेंदों पर, एक बार आउट हुए हेजलवुड पर, लेकिन उन पर अच्छा खेल करके 51 गेंद पर 85 रन बना करके। बाकी कुणाल पांड्या ने समीर रिजवी को एक बार पहले ही गेंद पर आउट कर रखा है, जबकि नीतीश राणा को कुणाल पांड्या ने एक बार 26 रन देकर 21 गेंद पर। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग और साथ ही साथ लेग स्पिन बॉलिंग वो इनकी प्रॉपर वीकनेस रही है। हालांकि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे नीतीश राणा, पिछले मैच में तो खेले नहीं थे, फिलहाल आज भी मुझे खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। बाकी डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल, जिसमें से 2 तो फॉरेन प्लेयर्स ही हैं, तो स्पिन के खिलाफ तो इनका बैटल बनता ही बनता है। बाकी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज भी इस टीम के खिलाफ काफी यूजफुल रहेगा, जिसमें अगर आप अक्षर पटेल को भी इंक्लूड कर दें तो हेजलवुड, तो वो तो निश्चित तौर पर हेजलगॉड बोले ही जाते हैं, किसी भी टीम के खिलाफ उनको आप यूज कर सकते हैं। तो दिल्ली की टीम को प्रॉपरली समझ लेने के बाद जहां से हमारे 5 प्लेयर्स सेफ्टी के साथ निकल करके आते हैं स्मॉल लीग की टीम के लिए, और 4 ऐसे प्लेयर आपको मैंने वो भी बताए थे जिनको आपको रोटेट करना है अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। उसके बाद आकर के जो दूसरी यानी कि होम टीम है आरसीबी की, उनके तरफ से जहां पर विराट कोहली फिलहाल अभी इंजर्ड चल रहे हैं, इस वजह से फील्डिंग कर नहीं रहे। पिछले मैच में इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट की जहां पर आए थे वो आपको फिलिप साल्ट के साथ ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी देवदत्त पद्दिकल हैं, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा है, टीम डेविड हैं, रोमारियो सेफर्ड जो कभी कभार ही बॉलिंग कर रहे हैं। बाकी कुणाल पांड्या, भुवी, सुयश शर्मा, जोस हेजलवुड और रसिक सलाम डार, ये प्रॉपर आपको पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़े। और कमाल की बॉलिंग पिछले मैच में लोगों ने इसी मैदान पर करी थी, रसिक सलाम ने भी और भुवनेश्वर कुमार ने भी अपनी कमाल की यॉर्कर्स और स्लोअर वंस पर काफी परेशान सामने वाली टीम के बैटर्स को किया था, क्योंकि पिच ही वैसी थी जो आपको मैं पिच रिपोर्ट में बता चुका हूं। बाकी इनके पास जो बेंच अवेलेबल है उसमें से नुआन थुसारा को भी आप बाहर ही मान करके चलिए, वो तो अभी कोर्ट केस लड़ रहे हैं अपने देश के क्रिकेट बोर्ड से कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, उसका कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी बॉलिंग, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया ही कि इनके जो 5 मेन बॉलर्स हैं वही पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे। बाकी किस किस ओवर में इन लोगों ने बॉलिंग किया वो भी आप देख सकते हैं, और काफी हद तक ये बात पक्की है कि अगर इन दोनों स्पिनर्स को हटा दें तो ये 3 पेसर्स ही आपको डेथ में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, और मेजॉरिटी पावर प्ले की भी बॉलिंग, जिसमें रसिक सलाम के अलावा अगर हम बात करें और इनके बाकी दोनों पेसर्स के अलावा बात करें तो जो दोनों स्पिनर्स हैं वो मिडिल ओवर्स में ही मेजॉरिटी आपको दिखाई पड़ जाते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आप करियर के भी आंकड़े चाहे तो देख सकते हैं, खास करके आरसीबी के सारे प्लेयर्स के, वो आपके सामने है। और उसके आगे बढ़ते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म की तरफ आएँ, और जैसा आपको पता है कि ये टीम भी 5 मैच खेल करके 4 मैच जीती है, 1 हारी थी राजस्थान के खिलाफ, और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है। उसमें फिलिप साल्ट का फॉर्म उतना बेहतर अभी तक दिखा नहीं है, 78 और 46 रन की 2 पारियां खेली जरूर हैं, लेकिन उसके अलावा जो 3 पारियां रही उसमें बिल्कुल रस्टी दिखाई पड़े हैं, कंसिस्टेंसी बिल्कुल निकल करके आ नहीं रही। लेकिन वही कंसिस्टेंसी की जब बात आती है तो विराट कोहली दूसरा नाम है, पर्यायवाची बन चुके हैं बेसिकली। और उसके बाद आते हैं देवदत्त पद्दिक्कल, जो कि शुरुआत में तो बड़े अच्छे टच में दिखाई पड़े थे, लेकिन पिछले 2 मैच में चले नहीं हैं। रजत पाटीदार कमाल के फॉर्म में है, ड्रीम फॉर्म में है बेसिकली। मुझे तो लगता है कि इस पूरी टीम के अंदर सबसे बेहतरीन फॉर्म में कोई है तो रजत पाटीदार ही हैं। जिस तरीके से मनमानी शॉट्स खेलते हैं, आउट जरूर पिछले मैच 27 गेंद पर आउट हो गए थे, अल्ट्रा एग्रेसिव शॉट्स खेलते हुए, लेकिन कमाल के छक्के उड़ा रहे हैं फिलहाल। और वही सेम चीज अब नितीश शर्मा ने भी पिछले मैच में करके दिखाया। हालांकि पारी दिखेगी छोटी, लेकिन काफी इंपैक्ट उसका था, क्योंकि इनकी टीम तेजी से उस स्कोर को चेस कर रही थी लखनऊ के खिलाफ। और बाकी टीम डेविड ये तो नॉट आउट ही लौटे हैं अभी तक के, जो 5 मुकाबले खेले उसमें से 4 बार, तो कमाल की बैटिंग तो कर ही रहे हैं। बाकी रोमारियो सेफर्ड की बारी उतनी आती ही नहीं, ना तो बैटिंग या तो बॉलिंग में। और कुणाल पांड्या ने अपनी बॉलिंग की कमाल की एक्यूरेसीज जो दिखाई हैं और जो विकेटें निकाल करके दी हैं पहले मैच के बाद, जो आखिरी के 4 मुकाबले खेले उसमें अगर आप देखें तो 7 विकेट उन्होंने निकाल करके दी है ना, और वो भी इस पिच पर भी काफी कामयाब हो रहे हैं इस सीजन में। तो ये बहुत ही यूनिक ऑप्शन बन जाते हैं, और खास करके तब जबकि इस सीजन में हमने एक बड़ी यूनिक चीज देखी है लगभग हर मैदान पर, कि गेंद पुरानी होने के बाद अब पिच पर फंस करके आ रही है, क्योंकि ग्रास की लेयरिंग कहीं देखने को मिल ही नहीं रही पहले 2 मैचेस के बाद। बाकी भुवनेश्वर कुमार ने भी लास्ट वाले मैच में 3 विकेट लिया, उसके पहले 2 मैचेस में विकेट लेस गए थे, उसके पहले के 2 मैचेस में 4 विकेटें थी, तो ये भी टोटल अगर आप देखें तो 7 विकेट ले चुके हैं 5 मैचेस में। बाकी सुयश शर्मा वो खास इंपैक्ट इनका अभी तक रहा नहीं है। बाकी रसिक सलाम डार को 2 मैच में 5 विकेटें मिल गई हैं, पिछले मैच में 4 विकेट लिया था। बाकी हेजलवुड के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं आपके लिए, और एक कमाल के ऑप्शन होते ही हैं उसी तरह से। और तो अगर आप पूरा इवेल्युएट करेंगे तो फॉर्म की बेसिस पर अभी जो हमारे लॉजिक्स बन पा रहे हैं उसके हिसाब से ये 6 बेस्ट ऑप्शंस आपकी तरफ से होंगे
होंगे खास करके यहाँ पे आरसीबी की तरफ से, जिसमें पहली इनिंग की ही बॉलिंग में आपको भुवनेश्वर कुमार को लेकर के जाना है। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और पहली इनिंग की बॉलिंग यानी कि सेकेंड इनिंग की बैटिंग होगी, लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाता है तब आप एक एक्स्ट्रा बैटर या तो फिलिप साल्ट को या तो इवन पद्दिकल को या तो टीम डेविड को भी अपना इंक्लूड कर सकते हैं टीम में। लेकिन ये जो हैवी बॉलिंग टीम मैंने आपको दिखाई थी वो आपको पहली इनिंग की ही बॉलिंग में करना है, तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। बाकी आप 7 प्लेयर भी यहाँ से लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो दिल्ली का एक प्लेयर आपको और ड्रॉप करना पड़ेगा, और वो प्लेयर आप कौन सा ड्रॉप करेंगे पूरी तरह से आप पर डिपेंडेंट है। मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो वो नटराजन होंगे। आगे बढ़ते अगर आप देखेंगे हेड टू हेड के आंकड़े, तो जब ये टीम दिल्ली के खिलाफ खेलती है तो उसमें आंकड़े अगर केवल खराब की बात करें तो जितेश शर्मा और पद्दिकल के ही हैं, बाकी सभी ने कमाल की काम करा है, जो कि नंबर्स में आपको दिखाई पड़ेगा। कुणाल पांड्या के आंकड़े जरूर थोड़े से एवरेज है, लेकिन बैटिंग में कमाल किया है। बाकी 11 मैच में 18 विकेटें तो भुवनेश्वर कुमार के ही हैं। बाकी हेजलवुड के 7 मैच में 9 विकेटें हैं। सुयश शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए। रसिक डार पहले दिल्ली के लिए खेलते थे, उसके खिलाफ 2 मैच में कोई विकेट इनकी नहीं है। तो इसके बाद आकर के प्लेयर बैटल देखें, वो तो आपको पीछे हेड टू हेड के आंकड़े मैंने दिखाए। बाकी वेन्यू के भी आंकड़ा देख लेते हैं, उसके बाद प्लेयर बैटल देखते हैं। तो वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो इस मैदान पर फिलिप साल्ट का बैटिंग एवरेज केवल 21 है, और वो भी सेकंड इनिंग में बहुत ही खराब है, पहली इनिंग का भी बहुत ही एवरेज है। और इनको अगर आप छोड़ दें और इवन इसमें अगर जितेश शर्मा को भी हटा दें तो बाकी बैटर्स यहाँ पर कमाल खेलते रहे, जिसमें 100 से ज़्यादा मैच यहाँ पर विराट कोहली खेल चुके हैं। तो कंसिस्टेंसी का लेवल आप देख सकते हैं। बाकी कुणाल पांड्या अब फिलहाल ओवरऑल आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब फिलहाल एक कमाल कर रहे हैं इस पिच पर, खास करके तब जबकि गेंद बल्ले पर फंस करके आ रही है पिच के ऊपर। बाकी यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार के आंकड़े कमाल के हैं ही। हेजलवुड भी यहाँ पर बेहतरीन करते हैं। सुयश शर्मा के नंबर्स बहुत एवरेज हैं। रसिक डार ने यहीं पर 3 मैच में 6 विकेटें ले रखी हैं। अभिनंदन जेकब डफी के भी नंबर्स आप देख करके जरूर रखिए, बाई चांस अगर रोटेशन के बेसिस पर आकर के खेली गए तो। बाकी प्लेयर बैटल आगे आकर के देखिए, तो एक तो सीधी सीधी चीज़ आप कर सकते हैं कि जब सामने आरसीबी की टीम हो तो उनके खिलाफ आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी सीधे लगा सकते हैं, और लेग स्पिन बॉलर्स पर भी ये लोग थोड़ा सा फंसते हैं। और बाकी इसके अलावा जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं उनके खिलाफ क्या आंकड़े रहे हैं या टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ भी जो आंकड़े हैं वो सब कुछ आपके सामने है। वीडियो को रोक करके आप खुद देख सकते हैं। अब इसको मैं पढ़ करके सुनाऊं उसका तो कोई खास मतलब बनता नहीं। और सिमिलरली बाकी भी जो बैटर्स हैं उनके खिलाफ भी वही सारी चीज़ें काम करती है, जिसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ऐसे बॉलर कौन कौन से हैं सामने की टीम में वो आप जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो को रोक करके जो इंडिविजुअल बॉलर्स के नंबर्स हैं उसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि वो आपको मैं ऑलरेडी कंक्लूड कर चुका हूं बता करके कि कौन से बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये बात तो काफी हद तक क्लियर समझ में आ रही है कि टीम आरसीबी ही फेवरेट है। जिस तरीके की उनकी टीम है, थोड़ी सी बॉलिंग उनकी कभी कभी कमजोर दिखाई पड़ती है, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस पिछले मैच में रही थी। तो बॉलिंग भी मजबूत है और बैटिंग तो कमाल ही है। तो आरसीबी की टीम को फेवरेट मानते हुए ही आज के इस मैच की टीम बनेगी, लेकिन उसमें लास्ट में हमको टॉस के बाद पिच को भी देखना पड़ेगा, और प्लस आरसीबी की टीम कब बैटिंग या बॉलिंग करेगी वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आरसीबी अभी राजस्थान के खिलाफ सेकंड लास्ट मैच हारी थी। तो वहां पर भी एक गेम बनता है दिल्ली का खास करके, हालांकि उनकी बॉलिंग उनको निराश कर रही है। तो जो भी अपडेट्स होंगे पिच को लेकर के और प्लस मेरी अपनी फाइनल टीम को लेकर के आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक ऑलरेडी दे रखा है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन उससे भी जरूरी है कि वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो यहीं पर फिलहाल करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।